नमस्कार। उत्तर प्रदेश हमेशा की तरह और हमेशा से थोड़ा ज्यादा सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। सत्ताधारी दल अपने मिशन एजेंडे में लगा हुआ है और विपक्षी दल लगातार अपनी कोशिश करते जा रहे हैं। पिछले दिनों 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी का जन्मदिन था। कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगी वो, क्योंकि एक इशारा कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में बसपा को इंडिया अलायंस का पार्ट बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी शुरुआत में तो एक दो खबरें ऐसी आईं कि वो नहीं चाहती कि बसपा से इंडिया अलायंस के लिए बात की जाए, मगर बाद में ये इशारा वहां से भी आने लगा कि हाँ, मिलकर लड़ना चाहिए, सबको एक होकर लड़ना चाहिए। और अखिलेश यादव जी का बयान एक दिन चर्चा में आया कि जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पूरे पार्टी के सामने यह कहा कि मायावती जी बड़ी नेता हैं, हम सबको उनका सम्मान करना है, उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। सरगर्मियां तेज हो गईं कि हो सकता है बसपा प्रमुख 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन ये घोषणा कर दें कि हाँ, वो अभी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत। बसपा प्रमुख ने घोषणा तो की, मगर वो घोषणा ये थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद से लोगों में सरगर्मियां तेज हो गई। लेकिन उस टिप्पणी के साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे मामला थोड़ा बिगड़ता सा दिखा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ बात बोली, बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उन्होंने अपनी बात से पलट कर कोई बात कह दी और मैंने जो दोनों बातें थी अभी भूमिका में मैंने कह दी। शुरुआत में अखिलेश यादव जी ने मीडिया के पूछे गए सवाल पर यही कहा कि भाई गठबंधन में वो आ जाएंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा उनकी। और बाद में इसको लेकर के मायावती जी ने पुराने अतीत को याद करते हुए जो सपा और बसपा के बीच खाई है, जो तमाम गतिरोध रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के मतभेद रहे हैं, उनको याद करते हुए कड़े ट्वीट कर दिए। ठीक उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से यह बयान आया कि हम सब मायावती जी का सम्मान करते हैं, वो बहुत बड़ी नेता हैं। और उसके बाद इन दोनों बातों को जोड़ते हुए मायावती जी ने अखिलेश जी के लिए कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते। हालांकि राजनीति में बयानों का क्या है, जो ओम प्रकाश राजभर भाजपा को क्या क्या न बोले, आज भाजपा के साथ इंतजार में है कि कब मंत्री पद उनको मिल जाए। दलित पिछड़ों के साथ तो यही होता है ना। इसलिए राजनीति में बयानों का कोई बहुत खेल, बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बेहद संतुलन के साथ, क्योंकि ये संतुलन कुछ दिन पहले मायावती जी ने भी दिखाया था जब उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मायावती जी ने बहुत संयम और बहुत मजे हुए राजनेता की तरह कहा कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है, उन पर कोई टिप्पणी गठबंधन के लोगों को यह सोचते हुए करनी चाहिए कि भाई हो सकता है कल को आपकी उनकी जरूरत पड़ जाए और आपको साथ लेना पड़ जाए, तो कुछ भी बोलने से पहले ऐसा बचें ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये बहुत संतुलित टिप्पणी थी। वैसी ही संतुलित टिप्पणी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव ने कल की। उन्होंने कल बहुत संतुलन से एक बात कही कि हम सबको साथ लेकर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम सबको साथ आने का न्योता दे रहे हैं। ये देश के लिए 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए हम सबको साथ लेकर लड़ना चाह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी तो वह पार्टी है जिसने इस देश की प्रधानमंत्री बनाने तक का ख्वाब देखा था आदरणीय मायावती जी को। उन्होंने कहा कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, आधी आबादी, ए से आधी आबादी भी वो जोड़ते हैं अखिलेश जी। और उन्होंने कहा कि एक दलित
पीडीए में दलित भी है और आधी आबादी भी है। और समाजवादियों ने यह संकल्प लिया था कि हम तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और इस संतुलन के साथ अखिलेश यादव जी ने एक बेहद सधी हुई टिप्पणी की। और इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में बसपा के लोकसभा के सांसद मलूक नागर का बयान आया। टीवी में दिखते रहते हैं। उन्होंने बसपा की तरफ से, या यूं कह लें एक बेहद संतुलन की तरफ से, कहा कि अगर अखिलेश जी ने यह बात कही है तो बयानों का क्या है, दोनों बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को क्यों न मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। और उसके बाद बसपा और सपा अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश तो किसके हाथ में जाएगा, ये किसी से छिपा नहीं है। लोग कह सकते हैं कि 2019 में भी तो साथ गए थे, हुआ क्या? लेकिन 19 की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। तो आज के वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे कि असल में पूरी कहानी किस दिशा में जा रही है। क्यों अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो पुराना वादा याद दिलाया कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि वो देश की प्रधानमंत्री बनाए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो सम्मान की बात की, मायावती जी ने तो बड़ा नाराजगी जताई, तो अखिलेश यादव ने एक लाइन का जवाब दिया कि आप पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करें और इससे भी आप नाराज हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तल्खी नहीं, अखिलेश यादव जी के बयान में तल्खी नहीं। मायावती जी के बयान में जरूर एक तल्खी है, लेकिन राजनीति में कब दोस्ती में तब्दील हो जाए। कौन सोचा था कि 2019 में कोई ऐसी तस्वीर आएगी कि एक ही मंच पर आदरणीय मायावती जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक साथ दिखेंगे। कौन जानता था, कौन ये कल्पना कर रखा था। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव होता है। राजनीति में यह संभव होता है कि गिरगिट वाले बयान के बाद हो सकता है कोई ऐसी तस्वीर आ जाए जिसमें फिर से बुआ और भतीजा दोनों एक साथ दिख जाएं। और अखिलेश यादव जी ने जिस संयम का परिचय दिया है, उसके बाद यह वाली संभावना तो बनती है। और फिर उस पर जो मलूक नागर जी की टिप्पणी। अब जरा दोनों पार्टियों के थोड़े थोड़े से चरित्र का, राजनीतिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का। आज समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? क्या आज की समाजवादी पार्टी प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ी है? नहीं, वो इसके पक्ष में खड़ी है। आज ही अखिलेश यादव जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा भी कि हम तो न्याय की बात करते हैं, जिसको जिसका हक है वो मिले। और बसपा कहां खड़ी है इसी बात पर। दोनों पार्टियां मतलब वैचारिक रूप से क्या कहां खड़ी है। दूसरा मुद्दा, अखिलेश यादव जी ने एक स्लोगन दे रखा है, एनडीए को पीडीए ही हराएगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, या पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, या पिछड़ा, दलित और आदिवासी। इस तरह से उन्होंने दो तीन अर्थ बताए हैं उसके। कुछ लोग तंज करते हैं कि वो ए से अगड़ा भी कह देते हैं। तो भाई, अगर अगड़ा है तो वो राम मनोहर लोहिया वाले अगड़ा होंगे, मोहन सिंह वाले अगड़ा होंगे, बीपी सिंह वाले अगड़ा होंगे, जो विचार से सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं। और विचार से कोई अगर आपके साथ खड़ा हो सकता है तो आप उसको लोकतंत्र में, और वो भी राजनीतिक दल, कोई सामाजिक क्रांति का ये कोई काम नहीं है। तो वो जो पीडीए है वो उनके विचारधारा को स्पष्ट करता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और बसपा बार बार अपने मिशन को याद करते हुए वहीं खड़ी है, दलित, शोषित, वंचित, कमेरा, अति पिछड़ा, पिछड़ा, वही अल्पसंख्यक। तो दोनों की वैचारिक जमीन फिर से वही है। तीसरा बिंदु, मुद्दे संविधान को बचाने की बात दोनों करते हैं।
बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एकमात्र पूरे देश की पार्टी है। दुनिया में शायद ऐसा कोई होगा जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में संविधान की प्रतियां बिकती हैं, लोग सीने से लगाकर उस प्रति को अपने घर ले जाते हैं। वह पार्टी संविधान बचाने वालों के साथ खड़ी होगी, संविधान को बदलने और संविधान को कमजोर करने वालों के साथ तो कतई नहीं खड़ी है। और यह बात बसपा प्रमुख भी बार बार करी है और यह बात बसपा के मानने वाले लोग भी कहते हैं कि वो संविधान बचाने के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कहते हैं कि वह भी संविधान बचाने के लिए देश में राजनीति कर रहे हैं। संविधान अगर नहीं रहेगा 2024 के चुनाव में, अगर बीजेपी जीत गई तो संविधान नहीं बचेगा। और अभी उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कहनी शुरू की है कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी से जुड़ा हुआ है। तो समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में है, समाजवाद संविधान की मूल भावना में है, समाजवाद संविधान की मूल आत्मा में है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी, इसको आप संविधानवादी पार्टी भी कह सकते हैं। और हम संविधान की हिफाजत करने के लिए लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। यहां भी सपा बसपा दोनों एक ही जमीन पर। चौथी बात, आज ही समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाजवादी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बूथ पर काम कर रहे हैं, बूथ मजबूत करने के लिए। और जब भी आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी का या राज्य कार्यकारिणी का, पिछला वाला भी, जिले का, जितना भी संगठन का ढांचा आप समाजवादी पार्टी का उठाकर देख लें, चूंकि इस पर खबर नहीं बन पाती क्योंकि मीडिया किसके हाथ में आप भी जानते हैं। इसलिए मीडिया बसपा को चाहेगी कि वो केवल दलितों की पार्टी बनाकर पेश करे, सपा को चाहेगी कि केवल यादवों और मुसलमानों की पार्टी बनाकर पेश करे। इसलिए जहां डाइवर्सिटी दिखेगी उस पर बात ही नहीं करेगी। अगर उनके संगठन में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोग भागीदारी ले रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उस पर खबर नहीं बनेगी। क्योंकि लोग तो जान जाएंगे कि अरे नहीं भाई, समाजवादी पार्टी में तो यादवों के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं। रामचंद्र राजभर से लेकर के, लालजी वर्मा से लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के, जावेद अली खान से लेकर के, तमाम लोग बड़े बड़े, इंद्रजीत सरोज, इतने बड़े नाम, नरेश उत्तम पटेल, राम गोविंद चौधरी। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे बसपा, तो बसपा को भी वही मीडिया लगातार ये कोशिश करेगी कि उसे केवल दलितों की पार्टी बनाकर पेश कर दे। लेकिन डाइवर्सिटी आपको वहां भी दिखेगी और यह डाइवर्सिटी दोनों को एक जगह खड़ी करना चाह रही है। तो यहां भी दोनों एक है। इसलिए क्या ऐसा नहीं लगता कि मलूक नागर जो कह रहे हैं, वहां भी कोई रास्ता खुल गया है, बचा हुआ है। और ये रास्ता खोला अखिलेश यादव जी ने, ये रास्ता खोला समाजवादी पार्टी ने। और अगर यह संयम बरकरार रखा गया, कांग्रेस पार्टी भी इस संयम को बड़ा दिल दिखाकर अगर तैयार हो, मान जाए, कल्पना करके देख लिए। अब आइए आपको एक एक काल्पनिक जोन में राजनीति के लिए चलते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। कोई स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र नहीं होता। कल्पना करिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, निस्संदेह बड़ी पार्टी है। और मेरा मानना है कि सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कांग्रेस उस बड़े दिल को दिखाने के लिए तैयार भी है। कल्पना करिए, मैं एक हवा में तीर चला रहा हूं, हवा में तीर है। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो सकता है कि ये बिल्कुल उथली बात हो, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक दलित समुदाय से आते हैं, दक्षिण भारतीय हैं, उनके नाम पर चर्चा की सुगबुगाहट उठ गई, तो देश में थोड़ा माहौल तो बदला कि पहली बार देश में कोई दलित प्रधानमंत्री भी हो सकता है। कल्पना करिए, मैं कल्पना करने को कह रहा हूं। कल्पना करिए कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट के बाद कल्पना करिए कि नाम एक तैरने लगे देश की फिजाओं में कि देश की अगली प्रधानमंत्री
पहली महिला दलित प्रधानमंत्री होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है इसका असर देश के चुनाव पर नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश पर इसका असर नहीं होगा? अखिलेश यादव जी ने क्या यूं ही ये बयान दे दिया? वो एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, देश के सबसे जिम्मेदार, दूरदर्शी नेता की तरह उनकी एक छवि है। जैसे उस तरह की कद के नेता ने यूं ही नहीं याद दिलाया होगा कि हम समाजवादी तो चाहते हैं, चाहते थे और हमारा ये मिशन था कि हम इस देश को पहली महिला दलित प्रधानमंत्री दें। तो यूं ही नहीं वो बयान है, उस बयान के गहरे नेतार्थ हैं। और वही बात मलूक नागर जो बसपा के सांसद हैं उनकी तरफ से भी कही गई। और कांग्रेस खुद उस जमीन पर खड़ी है। अगर कांग्रेस अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुद्धिस्ट है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, आप कभी कर्नाटक के उनके अपने इलाके के काम देखिएगा, उनके भाषण सुनिएगा, उनको अंदर से जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है और उनके आने से कांग्रेस में कितना बदलाव दिखता है, राहुल गांधी के आने से कितना बदलाव दिखता है। जाति जनगणना, मैं एक सूत्र जोड़ दे रहा हूं बस। आप राहुल गांधी को आज के समय में सुनिए, हर मंच पर वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को न्याय मिले। जाति जनगणना जिस पर बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी भी यही बात करती हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार थी तो हमने न्याय करके दिखाया। अब वाली सरकार तो 5 किलो अनाज पर गुलाम बना रही है देश को। ये अभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने कहा। और जाति जनगणना का समर्थन करती है बसपा, ये मायावती जी का स्टैंड है। और अखिलेश जी लगातार जाति जनगणना पर अपना प्रशिक्षण शिविर कर रहे। लगातार उन्होंने सामाजिक न्याय और जाति जनगणना रास्ता स्लोगन दिया है। जाति जनगणना पर वो कह रहे हैं कि जब तक सबको उसके हिस्से का हक नहीं मिलेगा, ये हजारों साल का अन्याय न्याय में नहीं तब्दील हो सकता। पीडीए यात्रा आज निकल रही है, उसी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने की यात्रा। तो जब तीनों पार्टियां एजेंडा में एक जगह खड़ी हैं, तीनों संविधान बचाना चाहती हैं, तीनों न्याय दिलाना चाहती हैं, तीनों गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े आदिवासियों के हक के पैरोकारी में खड़ी हैं, तो कांग्रेस अगर ये बड़ा दिल दिखा दे, तो क्या राजनीति में यह संभव है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण ही बदल जाए? कांग्रेस का क्या नुकसान होगा इसमें? कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है? साथी बनकर खड़ी है। कल्पना करिए कि संयोजक बना दिया जाए नीतीश कुमार को, चेहरा मत घोषित करिए, राजनीति में सब कुछ घोषित करके नहीं होता, संकेत होते हैं बहुत कुछ, उन संकेतों से राजनीति होती है। संकेत ही तो किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, संकेत कर दिया उन्होंने, सम्मान करेंगे हम, आखिरी दम तक सम्मान करेंगे, इससे बड़ा क्या है? संकेत कर दिया है कांग्रेस की तरफ से लोगों ने कि हम सबको साथ लाना चाहते हैं। इन संकेतों के बाद अगर कोई ठोस बातचीत हो जाए, तो क्या राम मंदिर के बाद आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, आने वाले आम चुनाव के लिए समीकरण बदल जाएगा? अब एक आखिरी बात, आप कहेंगे ये संभव नहीं होगा तो क्या होगा? चुनाव तो तब भी होगा। बसपा अकेले लड़ेगी। बसपा अगर अकेले लड़ेगी तो बसपा का वोटर भी तो देखेगा हम क्यों संविधान बदलने वाली ताकत को फायदा पहुंचाएं, हम क्यों सामाजिक न्याय के विरोधियों को मजबूत करें, हम क्यों जो है अपने वोट को उनके पक्ष में दें जिससे संविधान बदलने वाले मानसिकता के लोग चुनाव जीत जाएं। और जो लड़ता दिखेगा, राजनीति बदल गई है भाई। राजनीति 30 साल पहले की नहीं है। राजनीति बदल गई। राजनीति बदल गई है तो इस बदली हुई राजनीति में बदले हुए रणनीति के साथ अगर उत्तर प्रदेश में खेल हो गया तो यो ये और अगर ये सब हो गया ना तो ओम प्रकाश राजभर भी इधर आ जाएंगे। यकीन मानिए, मंत्री पद अभी तक नहीं मिला है। लौट आएंगे और वो इतनी जल्दी लौटेंगे जिसका कोई भरोसा नहीं। कई कई बार कहा है उन्होंने, सपा बसपा एक हो जाए, मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दीजिए, देखिए हम भी साथ आके लड़ेंगे। मजबूरी हो जाएगी क्योंकि जनता फिर खड़ी रहेगी, जनता से बड़ा कुछ नहीं। दलित पिछड़े 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लाठी खा रहे अपने बच्चों को देख रहे हैं।
लाठी खा रहे अपने नौजवानों को देख रहे हैं, संविधान की ऐसी की तैसी होते देख रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में न तो दलितों के, न तो पिछड़ों के, न अति पिछड़ों के, न अल्पसंख्यकों के विवेक पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और वो विवेक कहता है, नेताओं, या तो आप रास्ते निकाल लो या हम रास्ता निकालेंगे। और वह एक मेजॉरिटी अगर एक जगह कंसाइज वोट हो गया संविधान को बचाने वालों का, खेल बदल जाएगा। और इसके रास्ते समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बहुत ही समझदारी से खोल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी भी खोल रही है। बसपा बस थोड़ा-सा और दिल बढ़ा करके राजनीति कर दे, थोड़ा निडर होकर के आ जाए सामने। आज की तारीख में हिम्मत नहीं है, 2 ईडी सीबीआई की रेड डालोगे, कैडर मोबिलाइज हो जाएगा। और अगर मायावती जी को जेल में डालने जैसी कोई हिमाकत कर दी, तो देश की राजनीति बदल जाएगी। और इतने से ही एहसास मायावती जी को करना है। आज भी पूरे देश की राजनीति में जितना बड़ा कद बसपा प्रमुख का है, कोई जेल-वेल उसके सामने कुछ नहीं है। जनता सड़क पर होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये विश्वास अगर बसपा प्रमुख का हो जाए, 19 में हुआ था, दोनों एक हो गए थे। ये जो लोग कहते हैं कि डर रही हो, नहीं डर रहे हैं। आज भी ये रास्ता खोला है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। और अगर इस रास्ते पर कोई समीकरण बन गया तो खेल बदल जाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।